नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष स्टडी पॉइंट से। दोस्तों आज है 31 अगस्त। तो 31 अगस्त की करंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? तो हाल ही में ये चुनौती नाम से एक स्टार्टअप चैलेंज है अगली पीढ़ी का, ये लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद जी ने। और ये रविशंकर प्रसाद जी ये वर्तमान समय में कौन है? तो वर्तमान समय में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो इन्हीं के द्वारा ही अभी अगली पीढ़ी का एक स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया गया है और इस स्टार्टअप चैलेंज का नाम दिया गया है चुनौती। तो इसका मेन पर्पज़ या फिर इसका मेन उद्देश्य भारत में टायर 2 मतलब टियर 2 तो टायर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। तो यही लॉन्च किया गया है रविशंकर प्रसाद और इस स्टार्टअप चैलेंज का नाम दिया गया है चुनौती। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाल ही में भारत ने म्यांमार को सीमा क्षेत्र विकास के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो हाल ही में भारत ने म्यांमार के लिए सीमा क्षेत्र विकास के लिए, मतलब कि भारत तथा म्यांमार की जहाँ पे सीमा है तो उन सीमाओं के डेवलपमेंट के लिए भारत द्वारा धनराशि दी गई है म्यांमार के लिए। और ये कितनी धनराशि दी गई है? तो ये $5 मिलियन की धनराशि प्रदान की गई है। तो इस धनराशि से भारत तथा म्यांमार के सीमा क्षेत्र का विकास किया जाएगा। म्यांमार में जो भारत के वर्तमान समय में राजदूत हैं जिनका नाम है सौरभ कुमार, तो उनके द्वारा ये राशि प्रदान की गई है। दरअसल बात करें तो 2012 में भारत सरकार और म्यांमार देश की सरकार के बीच ये बॉर्डर एरिया के विकास को लेकर एक समझौता किया गया था। और उस समय पर जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो मनमोहन सिंह जी थे। तो उसी समझौते के तहत अब ये राशि प्रदान की गई है $5 मिलियन। और इस धनराशि से क्या होगा? तो इस धनराशि से भारत म्यांमार की जो सीमा है तो उस सीमा का विकास किया जाएगा। बात करेंगे म्यांमार की, तो म्यांमार की राजधानी है नेपिडो, मुद्दा है यहाँ की बल्मिशक्याट और राष्ट्रपति हैं म्यांमार देश के, इनका नाम है विन मिंट। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला को ब्रिटेन द्वारा मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में ये मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित की गई हैं। ये भारतीय मूल की महिला हैं, इनका नाम है नूर इनायत खान। तो नूर इनायत खान के लिए ब्रिटेन द्वारा मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान की बात करें तो ये सम्मान से सम्मानित क्यों किया गया है इनके लिए, नूर इनायत खान के लिए? तो द्वितीय जब विश्व युद्ध हुआ था तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्होंने, मतलब कि नूर इनायत खान ने इंग्लैंड के लिए फ्रांस की जासूसी की थी। तो इंग्लैंड देश के लिए इन्होंने फ्रांस की जासूसी की थी नूर इनायत खान ने। तो इनके इसी योगदान के लिए इनके लिए मेमोरियल ब्लू प्लेग सम्मान से सम्मानित किया है ब्रिटेन देश ने। बात करें इस सम्मान की, तो ये सम्मान इंग्लैंड के इतिहास में अपना योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। बात करें इस सम्मान से और भी लोग भी सम्मानित किए जा चुके हैं, जैसे भारत के महात्मा गांधी जी इस सम्मान से सम्मानित किए गए हैं और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस सम्मान से सम्मानित किए जा चुके हैं। और भारत के भारत रत्न भीमराव अंबेडकर के लिए भी इस सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। बात करें अगर ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन है, मुद्दा है यहाँ की पाउंड स्टर्लिंग। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो बोरिस जॉनसन ने, जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति हैं, एक सिख हैं जिनके लिए स्कीपिंग सिख के नाम से जानते हैं, उनका नाम क्या नाम है? तो उनका नाम है राजेंद्र सिंह। उनके लिए भी पॉइंट ऑफ लाइट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया था बोरिस जॉनसन ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस अर्धसैनिक बल के द्वारा पेंशनर्स कॉर्नर नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये पेंशनर्स कॉर्नर नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है CISF ने, जो कि भारत का एक पैरामिलिट्री फोर्स है, मतलब कि अर्धसैनिक बल है। तो CISF के द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मियों को पेंशन प्रदान करने के लिए ये एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है पेंशनर्स कॉर्नर। अब बात करेंगे CISF की। तो CISF की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, मतलब कि हिंदी में बोले तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। और CISF के महानिदेशक, मतलब कि डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। वहीं बात करेंगे CISF की, तो CISF की तर्ज पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एक विशेष सुरक्षा बल के गठन की भी घोषणा की थी कुछ समय पहले ही। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है? तो ब्रैंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 ये जीता है भारतीय स्टेट बैंक ने, मतलब कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा
ब्रेंडन ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 जीता गया है। इसके लिए एकेडमिक अवार्ड ऑफ सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। और ये अवार्ड जीता है भारतीय स्टेट बैंक ने। और ये अवार्ड इसने क्यों जीता है, तो SBI द्वारा वर्ष 2009 में अपने कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई थी और उस पहल का नाम दिया था नई दिशा। तो उसी पहल के लिए ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। हालांकि ये नामित हो गया है और 2021 में, और ये मिलेगा कब, तो ये जनवरी 2021 में ये अवार्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को दिया जाएगा। जब HCM उत्कृष्टता सम्मेलन होगा तो उसी सम्मेलन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है रजनीश कुमार। ये 7 अक्टूबर के लिए इनका कार्यकाल पूरा हो रहा है और ये 7 अक्टूबर के लिए सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और भी निकलता है कि बैंक बोर्ड ब्यूरो है, तो इसके द्वारा SBI के अगले चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश भी की गई है। क्योंकि इनके नाम की सिफारिश क्यों की गई है, क्योंकि 7 अक्टूबर के लिए रजनीश कुमार रिटायर हो जाएंगे। तो दिनेश कुमार खारा के नाम की सिफारिश की है बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो ने अगले चेयरमैन के रूप में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो 6 क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पहल लॉन्च की गई है। तो ये एशिया के लिए राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान पहल इसके लिए लॉन्च किया है नीति आयोग ने। ये पहल 2020 से लेकर 2024 तक शुरू की गई है। 2020 से लेकर 2024 के तक इस पहल को चलाया जाएगा। और इस पहल के अंतर्गत हो गया क्या, तो इस पहल के अंतर्गत ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं तो उनके उत्सर्जन में कमी लाई जाएगी। इसके साथ साथ परिवहन द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है तो उस कार्बन उत्सर्जन की मात्रा को भी कम किया जाएगा। और इस पहल के तहत भारत के अलावा इसमें चीन, वियतनाम आदि देश भी शामिल हैं। बात करेंगे नीति आयोग की, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया था और इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। अध्यक्ष हैं इसके वर्तमान समय में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष राजीव कुमार हैं और नीति आयोग के CEO मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमिताभ कांत। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की, तो 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना ये शुरू करने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के द्वारा इस योजना के लिए 1 सितंबर 2020 के लिए लॉन्च किया जाएगा। और इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों में जो एनीमिया रोग होता है, एनीमिया रोग को रोकने के लिए उन लोगों के लिए पोषक आहार प्रदान किया जाएगा। तो ये है YSR संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना। वहीं बात करें तो आंध्र प्रदेश सरकार ने एक और योजना भी लॉन्च की है, इसका नाम है YSR बेहद लिफ्ट सिंचाई योजना। अब ये YSR बेहद लिफ्ट सिंचाई योजना की भी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। अब बात करें इस योजना की, तो ये योजना क्या है, तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में पड़ता है ये बेहदी नामक गांव। तो इस योजना को बेहदी गांव से लॉन्च किया गया है और ये एक सिंचाई योजना है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है YSR बेहदी लिफ्ट सिंचाई योजना। किस जिले में पड़ता है ये गांव, तो कृष्णा गांव में। तो इस योजना के तहत जो कृष्णा जिले के 28 गांव हैं, कृष्णा जिले के जो 28 गांव हैं और इन 28 गांवों में ये भी शामिल है बेहदी गांव। तो कृष्णा जिले के इन 28 गांव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तो यही है योजना जिसका नाम दिया है YSR बेहदी लिफ्ट सिंचाई योजना। हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी वर्तमान समय में हैदराबाद है और इसकी 3 राजधानियों वाला विधेयक भी पारित किया जा चुका है। अब इसकी 3 राजधानियाँ बनेंगी, हैदराबाद, अमरावती और हैदराबाद बनेगी। उसके बाद एक बनेगी आपकी अमरावती, दूसरी बनेगी कन्नूल और एक राजधानी बनेगी विशाखापट्टनम। हैदराबाद राजधानी ये तेलंगाना की हो जाएगी। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं, राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन हैं और चीफ जस्टिस आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के ये कौन है, तो ये हैं JK माहेश्वरी। बात करेंगे आंध्र प्रदेश संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने अभी गांव और ग्राम पंचायतों में UPI के माध्यम से डिजिटल सेवाओं को शुरू करने के लिए NPCI और कैनरा बैंक के साथ समझौता भी किया है। भाई बात करें तो अभी औद्योगिक नीति 2020
2020 टू 2023 लॉन्च भी की थी किसने, आंध्र प्रदेश की सरकार ने। इससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने YSR चेयुथा योजना भी लॉन्च की थी, जिसमें कि अल्पसंख्यक महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 75,000 रुपये तक का बैंक लोन प्रदान किया जाएगा। उससे पहले अगर बात करें तो ई रक्षाबंधन नामक एक जन जागरूकता कार्यक्रम की भी शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और उससे पहले आंध्र प्रदेश की सरकार ने डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए अमूल जो कंपनी है गुजरात की, उसके साथ भी समझौता किया है। और निष्ठा प्रोग्राम के पहले ऑनलाइन कार्यक्रम की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश ने की है। ई क्रॉप नामक पहल की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। और आंध्र प्रदेश राज्य में 8 जुलाई के लिए किसान दिवस भी मनाया गया था। और डीप समरसेट रेस्क्यू व्हीकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन भी आंध्र प्रदेश में ही किया गया है। आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा देश के पहले ऑनलाइन कचरा प्रबंधन प्लेटफॉर्म लॉन्च भी किया गया है। उससे पहले बात करेंगे तो भारतीय नौसेना के जहाज़ जिसका नाम था INS कलिंग, तो उस पर अग्निप्रस्थ नामक मिसाइल पार्क की स्थापना की गई है आंध्र प्रदेश के शहर कहाँ पे, तो विशाखापट्टनम में। और CM ऐप लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश की सरकार ने। जगन्ना विद्या दीवेना योजना की शुरुआत की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और कोविड फार्मा एक मोबाइल ऐप था, उसकी भी लॉन्चिंग की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की, तो 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में भारत किस स्थान पर रहा है। तो हाल ही में एक इंटरनेशनल ई-कॉमर्स कंपनी है जिसका नाम है Picori.com, तो उसके द्वारा औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची जारी की गई है। और इस सूची में जो भारत रहा है, भारत 72वें स्थान पर रहा है। और इस सूची में बताया गया है कि भारत में प्रति व्यक्ति जो औसत मासिक आय है वो कितनी है, तो 32,800 रुपये है। और 32,800 रुपये की औसत मासिक आय है भारत में प्रत्येक व्यक्ति की। और इसी के साथ साथ भारत किस नंबर पे है, तो 72वें स्थान पर। वही बात करेंगे, पहले स्थान पर है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड पहले स्थान पर है। और इसके साथ साथ इसकी औसत मासिक आय कितनी है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो 4,49,000। और सेकंड स्थान में लग्जमबर्ग है, तृतीय स्थान पर USA मतलब कि अमेरिका है, और सबसे निचले पायदान पर है क्यूबा देश। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 9वां क्वेश्चन है नवंबर 2020 में 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसका ये 51वां संस्करण है, इसका आयोजन किया जाएगा गोवा में। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हमेशा गोवा में ही आयोजित किया जाता है, तो ये नवंबर 2020 में आयोजित किया जाएगा। अब किया जाएगा गोवा में आयोजित, तो इस गोवा की राजधानी पणजी है जो कि मांडवी नदी पर स्थित है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। और राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। गोवा राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार है भगत सिंह कोश्यारी के पास। इनसे पहले जो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, वो मेघालय के राज्यपाल नियुक्त किए जा चुके हैं। और गोवा का जो हाईकोर्ट है वो बॉम्बे हाईकोर्ट पड़ता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्त। वहीं बात करें तो इंडियन सुपर लीग के 7वां संस्करण का आयोजन भी कहाँ किया जाएगा, तो ये गोवा में ही किया जाएगा। उससे पहले अगर बात करें तो गोवा के मोइरा केला, उसके साथ साथ खाजे जो कि एक उत्पाद है वहाँ का, और एक थी हरमल मिर्च। तो इन 3 उत्पाद के लिए GI टैग भी मिल चुका है। उससे पहले बात करें तो गोवा के नए DGP नियुक्त हुए थे, इनका क्या नाम था, तो इनका नाम था मुकेश कुमार मीणा, जो IPS 1997 बैच के एक IPS ऑफिसर हैं। और फसाई द्वारा जो फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जो जारी किया गया था, उसमें छोटे राज्यों में शीर्ष स्थान पर था गोवा, वहीं बड़े राज्यों में शीर्ष स्थान पर था गुजरात। और उससे पहले अगर बात करें तो गोवा जाने वाले व्यक्तियों के लिए कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है गोवा राज्य की सरकार ने। उससे पहले बात करें तो कोरोना संक्रमण से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य भी ये गोवा ही बना था। और उससे पहले अगर बात करें तो कोविड-19 के लिए स्वमूल्यांकन उपकरण लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य भी कौन है, तो ये गोवा ही है। और भारत का जो पहला फ्लोटिंग जेट्टी, मतलब कि भारत के पहले तैरते घाट का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो ये गोवा में ही किया गया है। इंग्लिश में बोले तो फ्लोटिंग जेट्टी, और हिंदी में तो तैरता घाट। और उससे पहले अगर बात करें तो केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू द्वारा इसी वर्ष फिट इंडिया साइक्लोथॉन का उद्घाटन भी ये गोवा में ही किया गया था।
और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर निषाद तरंगा परनबिताना ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये किस देश के क्रिकेटर हैं? निषाद तरंगा परनबिताना। तो ये जिन्होंने कि अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ये श्रीलंका देश के हैं। अब इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बात करेंगे श्रीलंका की, तो श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, जो कि श्रीलंका की कॉमर्शियल कैपिटल है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन है? तो ये है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है और ये कॉमर्शियल कैपिटल है। मुद्रा है यहाँ की श्रीलंकाई रूपी। पीएम है महिंदा राजपक्षे और राष्ट्रपति है यहाँ के गोतबाया राजपक्षे। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की, तो 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6वीं अनुसूची के तहत रखे जाने वाले प्रस्ताव को पारित किया है? तो ये प्रस्ताव को पारित किया है अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने। और ये 6वीं अनुसूची के तहत अब इन्होंने जो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव पारित कर दिया है कि जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है उसके लिए 6वीं अनुसूची में रखा जाए। जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में रखे जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया है अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने। अगर बात करें जो 6वीं अनुसूची है भारतीय संविधान की, वो कहती क्या है? तो उस अनुसूची में कहा गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख दिया गया है 6वीं अनुसूची में। तो अरुणाचल प्रदेश की विधानसभा ने भी ये प्रस्ताव पारित कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश राज्य के लिए 6वीं अनुसूची में रखा जाए। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश, तो राजधानी ईटानगर है। और ईटानगर से आपके लिए ध्यान होगा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर के लिए ही चुना है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, राज्यपाल हैं ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। और अरुणाचल प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट लगता है, जिसके मुख्य न्यायाधीश हैं अजय लांबा। बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य पॉइंटों की, तो अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेले का आयोजन किया गया था। तवांग महोत्सव था जिसका 7वां संस्करण था, उसका आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। उससे पहले अगर बात करें तो 2 दिवसीय इनोवेशन मतलब कि नवाचार महोत्सव का आयोजन भी अरुणाचल प्रदेश में ही किया गया था। अपनी विधानसभा में कागज रहित कार्यवाही के लिए एक विधान परियोजना लागू की थी आंध्र प्रदेश की सरकार ने। उसके बाद अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में सांप की एक नई प्रजाति की खोज की गई थी जिसका नाम दिया गया था ग्रीन पिट वाइपर। ग्रीन पिट वाइपर की एक नई प्रजाति खोजी गई थी। और जो सीमा सड़क संगठन है उसने अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में एक पुल का निर्माण किया है और उस पुल का नाम दिया है दापोरिजी पुल। और ये सुबनसिरी नदी पर ही बना है। और उसके बाद अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की जो दिबांग घाटी में एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित है जिसका नाम है एटालिन जल विद्युत परियोजना। एटालिन जल विद्युत परियोजना ये चर्चा में रही थी। क्यों? तो वहाँ के जो भी पर्यावरण कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा एटालिन जल विद्युत परियोजना को रद्द करने की मांग की जा रही है। भाई अगर बात करेंगे तो जल जीवन मिशन के तहत अरुणाचल प्रदेश राज्य ने अपने सभी ग्रामीण घरों में वर्ष 2023 तक, कब तक? तो वर्ष 2023 तक नल कनेक्शन देने की भी घोषणा की है। और अरुणाचल प्रदेश के ही एक फिल्म निर्माता हैं जिनका नाम है केजंग डी ठोंगडोंग इनका नाम है। और ये चर्चा में रहते तो क्यों रहते? क्योंकि इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था चीलोपू। और इस चीलोपू था, तो चीलोपू के लिए ही इनके लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए। उसके बाद बात करें तो अभी अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल थे जिनका नाम था राम प्रधान। उनका निधन हो गया है कुछ समय पहले ही। और खादी व ग्रामोद्योग जो आयोग है उसके द्वारा पहले रेशम प्रशिक्षण केंद्र, इसके साथ साथ रेशम उत्पादन केंद्र खोलने की भी घोषणा की गई है। और ये कहाँ खोला जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश में ही खोला जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, तो 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसके लिए इंग्लिश में HAL के नाम से जानते हैं, हाल में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने का निर्णय किया है? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है उसमें 15% की जो हिस्सेदारी है वो बेचने का निर्णय लिया गया है। बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। मुख्यालय बेंगलुरु में है। चेयरमैन तथा MD के रूप में जो कार्यरत हैं इनका नाम है R माधवन।
बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की, तो 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस ये मनाया गया है 29 अगस्त के लिए। तो प्रत्येक वर्ष अलग अलग खेलों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा खेलों की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष जो हॉकी के जादूगर कहे जाते हैं जिनका नाम है मेजर ध्यानचंद, तो मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर ये प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और इस राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल पुरस्कार भी वितरित किए जाते हैं और 2020 के वितरित किए जा चुके हैं वर्चुअली माध्यम से। और उसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बना दी है, सेपरेट वीडियो है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की, अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाके आप देख लेना। वहीं बात करें तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो पहली बार 1912 में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था पहली बार। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में चैडविक बॉसमैन का निधन हो गया, ये कौन थे? तो हाल ही में चैडविक बॉसमैन इनका निधन हो गया है। ये एक अभिनेता थे और ये हॉलीवुड अभिनेता थे और इनकी एक मूवी आई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर और उस मूवी से ये काफ़ी फेमस हुए थे, ब्लैक पैंथर। तो ये कैंसर से ग्रसित थे, अब इनका निधन हो चुका है, जिनका नाम था चैडविक बॉसमैन। इनकी ये मूवी का जो नाम याद रखना, इस मूवी का नाम है ब्लैक पैंथर। इसने काफ़ी अच्छी कमाई की थी और काफ़ी फेमस ये मूवी रही थी। उसके बाद कुछ अन्य निधन की बात करेंगे तो अभी पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया। पुरुषोत्तम राय का निधन हो गया, ये कौन थे? तो ये एथलेटिक्स कोच थे। बात करें तो ये निधन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, मैंने आपके लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार में भी इनके बारे में बताया है कि जो पुरुषोत्तम राय थे इनके लिए इस वर्ष का मतलब कि वर्ष 2020 का लाइफ टाइम मतलब कि आजीवन श्रेणी में इनके लिए द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाना था, लेकिन अवार्ड से पहले ही इनका निधन हो चुका है। तो इनके लिए मरणोपरांत द्रोणाचार्य अवार्ड आजीवन मतलब कि लाइफ टाइम श्रेणी में प्रदान किया गया है पुरुषोत्तम राय जी को। बात करेंगे एक निधन और है, इनका नाम है AR लक्ष्मणन। तो ये कौन थे AR लक्ष्मणन? तो ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश थे, 2002 से लेकर 2007 तक कार्यरत रहे थे ये सुप्रीम कोर्ट में, अब इनका भी निधन हो चुका है। बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की, तो अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी, इसका नाम है एरिक्सन, ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए किसके साथ भागीदारी की है? तो ये स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी है जिसका नाम है एरिक्सन, इसने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए एक भागीदारी की है और ये भागीदारी की है यूनिसेफ के साथ मिलकर। बात करें अगर यूनिसेफ, तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और यूनिसेफ के हेड है, इनका नाम है हेनरी एच फोरे। बात करेंगे कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर की, तो कल आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन था पेट डॉग्स के लिए पहला रिटेल इंश्योरेंस कवर किसने लॉन्च किया है? तो बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने। दूसरा क्वेश्चन था संस्कृति मंत्रालय द्वारा आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के लिए कितने नए क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है? इसका आंसर है 7। तीसरा क्वेश्चन था इसरो के साथ स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? तो ये उड़ीसा का विश्वविद्यालय है जिसका नाम है वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। चौथा क्वेश्चन मैंने पूछा था रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा ग्रुप अध्यक्ष मतलब कि ग्रुप प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इनका नाम है संजीव सिंह। पांचवा क्वेश्चन था पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा जिसका नाम था प्रतीक्षा, ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया? इसका आंसर है केरल। छठा क्वेश्चन था स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन अभियान की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। सातवां क्वेश्चन था 500 T20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो इनका नाम है ड्वेन ब्रावो, ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। आठवां क्वेश्चन था भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र के स्थापना की घोषणा की गई है, ये केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो केरल में। नौवां क्वेश्चन था राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से कितने लोग सम्मानित किए जाएंगे? तो ये 47 लोग सम्मानित किए जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है कौशल विकास विश्वविद्यालय के लिए किस राज्य द्वारा विधेयक को मंजूरी मिली है? तो इसका आंसर है असम। 11वां क्वेश्चन था CPL मतलब कि कैरिबियन प्रीमियर लीग खेलने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इनका नाम है प्रवीण तांबे। 12वां क्वेश्चन था राष्ट्रीय GIS सक्षम भूमि बैंक प्रणाली किसके द्वारा लॉन्च की गई है? आंसर है इसका पीयूष गोयल। 13वां क्वेश्चन था नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेज यंग स्कॉलर पर्सपेक्टिव पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो मनोज मुकुंद नदाब ने, भारत के थल सेना अध्यक्ष हैं। 14वां क्वेश्चन था विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर था नई दिल्ली। 15वां क्वेश्चन था जापानी PM का इस्तीफा मतलब कि जापानी PM ने इस्तीफा दिया है, अभी इस्तीफा देने की घोषणा की, उनका नाम क्या है? इनका नाम है संजू अबे। 16वां क्वेश्चन है इंडियन एक्सप्रेस टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड 2020 विजेता राज्य कौन है? तो आंसर इसका तेलंगाना। और आज से आपके लिए पहला क्वेश्चन है
तो पहला क्वेश्चन है, चुनौती नामक अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज की शुरुआत किसने की है। दूसरा क्वेश्चन बताना है, मेमोरियल ब्लू फ्लैग सम्मान से ब्रिटेन सरकार ने किसे सम्मानित किया है। तीसरा क्वेश्चन बताना है, पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है। चौथा क्वेश्चन बताना है, इसमें 2 योजनाएं हैं, वाईएसआर संपूर्ण न्यूट्रिशन योजना और दूसरी है वाईएसआर बिहारी लिफ्ट सिंचाई योजना, किस राज्य की है ये योजना। पांचवा क्वेश्चन बताना है, औसत मासिक वेतन की वैश्विक सूची में शीर्ष पर देश कौन है और भारत का स्थान इसमें कौन सा है। छठा क्वेश्चन बताना है, 51वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नवंबर में कहाँ पे किया जाएगा, किस राज्य में किया जाएगा। और सातवां क्वेश्चन बताना है, 6वीं अनुसूची में रखे जाने वाले प्रस्ताव को पारित किस राज्य की विधानसभा ने किया है कि उसके देश को 6वीं अनुसूची में रखा जाए। आठवां क्वेश्चन बताना है, HAL में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की अभी केंद्र सरकार ने घोषणा की है। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन आपके लिए बताना है, एक निधन हुआ है, इनका नाम है पुरुषोत्तम राय। आपके लिए बताना है कि ये कौन है और इनके लिए अभी एक पुरस्कार भी दिया गया है। 10वां क्वेश्चन बताना है, 35 स्कूलों में स्कूल कनेक्टिविटी मैप करने के लिए किसने यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। 11वां क्वेश्चन बताना है, ग्राहकों के लिए डिजिटल अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए HDFC बैंक ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। 12वां क्वेश्चन बताना है, किस देश द्वारा सबसे बड़े हाइड्रोजन बम विस्फोट का वीडियो जारी किया गया है। 13वां क्वेश्चन बताना है, DRDO के कार्यों व जिम्मेदारियों को फिर से परिभाषित करने के लिए 5 सदस्यीय पैनल की अध्यक्षता कौन करेगा। 14वां क्वेश्चन बताना है, भारत ने किस देश को सीमा क्षेत्र विकास हेतु $5 मिलियन धनराशि दी है। 15वां क्वेश्चन है आपसे, राजीव गांधी खेल रत्न 2020 प्राप्तकर्ता, मतलब कि जो राजीव गांधी खेल रत्न 2020 दिया गया है 5 लोगों के लिए, उनमें एक है मणिका बत्रा। आपके लिए बताना है इनका संबंध किस खेल से है। 16वां क्वेश्चन बताना है, राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले चौथे क्रिकेट के खिलाड़ी कौन हैं। और 17वां क्वेश्चन बताना है, राष्ट्रीय खेल दिवस ये कब मनाया गया है। तो दोस्तों ये इतिहास से संबंधित सारी करंट अफेयर घटनाएं। और हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसके लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के लिए, मुनीष स्टडी पॉइंट के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।